हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंटीग्रेशन सीरीज़ में आज हम लेक्चर 3 में हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। लास्ट वीडियो में हमने कॉची थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स की थी। चलिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूले को शुरू करने से पहले और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए पहले उन कंसेप्ट को समझ लेते हैं। राइट, तो जो हमारे कंसेप्ट्स हैं जो इसके लिए ज़रूरत है उसमें पहला है सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजंस। तो सिंपली कनेक्टेड रीजंस और मल्टीपली कनेक्टेड रीजंस क्या होते हैं समझ लेते हैं। अ रीजन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज्ड कर्व लाइंग इन द रीजन कैन बी श्रंक और कॉन्ट्रैक्टेड टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग इट। आप वीडियो पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं और इस बीच में मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी रीजन सिंपली कनेक्टेड कब होता है, अगर उसके अंदर में कोई भी क्लोज्ड कर्व बनाऊं और उस कर्व को अगर मैं श्रिंक करना यानी छोटा करना शुरू कर दूं और वो एक पॉइंट तक श्रिंक हो जाए और इस बीच में जो कर्व की बाउंड्री है वो कभी भी रीजन की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे। राइट, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के ही पॉइंट्स को इंक्लूड करे। तो ऐसे कर्व को, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन। जैसे ये है, यहाँ मैं अगर कोई भी क्लोज कर्व बनाऊंगा तो उस कर्व को, मान लीजिए मैंने एक ये क्लोज कर्व यहाँ पे बनाया या कोई यहाँ पर कोई क्लोज कर्व बनाया, तो इन सारे क्लोज कर्व को अगर मैं छोटा करना शुरू करूंगा तो ये इसी के अंदर ही रहेंगे, इस रीजन से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, तो ऐसे रीजन को हम क्या कह रहे हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब बात करते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजंस की। मल्टीपल कनेक्टेड रीजंस वो होते हैं कि अगर किसी सिंपली कनेक्टेड रीजन में कोई होल बना दें, कोई उसमें छेद कर दें। ठीक, जैसे एक आप शीट लीजिए कागज़ की और उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल दीजिए, तो जो पोजीशन बचेगी वो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन की पोजीशन होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया कि एक C1 कर्व है जो किसी रीजन को एंक्लोज कर रहा है और यहाँ से एक ये इसके अंदर होल है और जो होल है ये किस कर्व, ये जो कर्व है जो इस होल को बना रहा है वो क्या है, वो C2 है। तो अब ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। क्यों, अगर मान लीजिए मैं इसमें अब एक कर्व ऐसे बनाता हूँ जो इसके चारों तरफ है क्लोज कर्व, तो वो C1 के अंदर है, लेकिन अगर उसे मैं श्रिंक करने की कोशिश करूंगा तो वो श्रिंक एक पॉइंट पर नहीं होगा अनटिल अनलेस वो C2 के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करे। तो ये क्या हो गया, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। जो कि इसमें अब जो ये जिस रीजन में मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं सिर्फ उसी के पॉइंट्स नहीं है, उससे अलग के पॉइंट भी वो इंक्लूड कर लेगा। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मान लीजिए कोई ऐसा क्लोज कर्व ले लूँ तो जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये सिर्फ C1 के ही पॉइंट्स नहीं लेगा, C2 के अंदर के भी पॉइंट ले लेगा। ठीक, तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन होता है। ऐसे मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट करके सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक, जो मैंने ये पर्पल कलर से लाइन ड्रॉ की है, ये मान लीजिए मैं इस तरह का एक कट यहाँ लगा देता हूँ इस कर्व के अंदर, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा कर्व और ये दोनों कर्व आपस में जुड़ जाएंगे, C1 और C2। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन। यानी ये जो हमारे पास जो अलग अलग जो कर्व है C1 C2 ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन बन जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में चल रहा है कंप्लीट और ऐसे ही बाहर चलता रहेगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी बात कि कॉची थ्योरम इस तरह के मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स में क्या हो जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि इफ fz इज एनालिटिक इन द रीजन R बिटवीन टू सिंपली क्लोज्ड कर्व C एंड C1, ये इसी तरह की सिचुएशन है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, C है और C1 कर्व, अगर ये इनके बीच में पूरा फंक्शन क्या है, इस जो C1 और C के बीच का जो रीजन है इसमें फंक्शन एनालिटिक है, तो जो फंक्शन fz का इंटीग्रल होता है ओवर C वो C1 पर उस फंक्शन के इंटीग्रल के इक्वल होता है। राइट, दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो मैंने ये C1 जो यहाँ पर ये रीजन बनाया, अगर इस तरह के मेरे पास बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि ये C है, यहाँ पर ये मान लीजिए C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, इस तरह के बहुत सारे रीजन्स हैं, तो उस समय जो कॉची थ्योरम है वो क्या हो जाएगी कि ये जो आउटसाइड कर्व है C, इस पर फंक्शन का इंटीग्रल इन सभी कर्व के इंटीग्रल के सम के इक्वल होगा। ठीक,
तो मान लीजिए दो रीजन है उसके अंदर, एक ये एक कोई और, तो उन दो पर इंटीग्रल जो निकलेगा उसके सम के इक्वल, तीन है तो तीन रीजन्स के सम के इक्वल, एन है तो एन के, करेक्ट। तो ये हमने बताया कि कॉची थ्योरम मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स के लिए क्या होती है, करेक्ट। चलिए अब आज के टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको कॉची थ्योरम की याद दिलाता हूँ। कॉची थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, हमें ये कहा जाता था कि अगर किसी जो कोई रीजन है किसी कर्व सी से वो एंक्लोज है और अगर उस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होता है उस रीजन पे या उस कर्व के ऊपर, राइट। ये हमने पढ़ा था किसमें, कॉची थ्योरम में। लेकिन अगर उस रीजन में जो कर्व सी है जो वो रीजन एंक्लोज कर रहा है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो फंक्शन एनालिटिक ना हो, राइट, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। तो कॉची थ्योरम में और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। कॉची थ्योरम कहती है कि उस रीजन के अंदर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल जीरो होगा, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है कि अगर उस रीजन के अंदर वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है तो भी उस फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। और कैसे निकाली जा सकती है कि यहाँ पर इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन यानी एफ जेड किसी रीजन पे क्या दिया हुआ है, एनालिटिक, और एक पॉइंट ए कंसीडर किया है जो सी के अंदर है, तब एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आई इंटू एफ ए। तो पहले मैं इस फंक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, एफ जेड तो एनालिटिक है, इसका मतलब एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये जो फंक्शन अगर मैं इसको कंप्लीटली एक फंक्शन कंसीडर करूं तो ये एनालिटिक नहीं है, चूंकि z इज इक्वल टू ए पर दिखाई दे रहा है कि एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉइंट पर जो हमने पॉइंट ए कंसीडर किया है वो सी के अंदर ही कंसीडर किया है, ये उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे केस में इस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आई इंटू एफ ए। वट इज एफ ए, एफ ए इज नथिंग बट एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। यानी हमने क्या किया कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो इंटीग्रल होगा उस फंक्शन का वो कितना होगा कि जो फैक्टर उसको एनालिटिक होने से रोक रहा है उसके अलावा जो फंक्शन बचता है उसमें z की जगह वो पॉइंट सब्सिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आई, यही इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। आसान है, आप समझिए कि कौन सा फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके अलावा जो फंक्शन बचा उसको हम एफ जेड कह रहे हैं, और उस एफ जेड में हम जेड को क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो हमें इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। जब इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। चलिए अभी इसके पहले प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हमने सबसे पहले क्या माना कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इज एनालिटिक एक्सेप्ट, किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है ये, एक्सेप्ट ए। ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, उस ए पॉइंट पर एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जिसकी रेडियस कोई स्मॉल नंबर रो हो। कैसे समझते हैं, आइए। मान लीजिए ये कोई रीजन है जिस हम रीजन सी की बात कर रहे हैं, ठीक, इसको यहां से ये यहीं से अंदर जा रहा है, ये रीजन है सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट है कोई ए जिस पर प्रॉब्लम है, जहां पर ये पूरा फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो अगर मैं इसमें एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लूं इस तरीके से जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस हमने रो मान ली है, ठीक, तो ये कंप्लीटली ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, ये एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। ये इस कर्व को हम क्या मान सकते हैं, मान लीजिए ये कर्व है C1, तो इन दोनों को C और C1 को मिला के ये क्या हो गया, एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। और इस मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में ये जो इन दोनों के बीच का रीजन है C और C1 के बीच का, इसमें A पॉइंट नहीं है, यानी ये पूरा फंक्शन इस C और C1 के बीच में क्या है, एनालिटिक है। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक in the region between
C एंड C1। करेक्ट? ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हमने कॉची थ्योरम में अभी डिस्कस की थी कि अगर ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है तो ये पॉइंट तो इससे बाहर हो गया, तो C और C1 के बीच में फंक्शन क्या होगा? पूरा एनालिटिक होगा। और अगर ऐसा है तो कॉची थ्योरम ये कहती है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल ओवर C किसके इक्वल होगा? ये C1 पर इस फंक्शन के इंटीग्रल के इक्वल होगा, सॉरी डिवाइडेड बाय z माइनस ए भी इसके साथ है, राइट? तो इस फंक्शन का इंटीग्रल ओवर C किसके इक्वल होगा? C1 पर इस फंक्शन के इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये भी हमने कॉची थ्योरम में पढ़ा है, करेक्ट? अब इस फंक्शन की अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो कैसे निकलेगी? ये इंटीग्रल कितना है? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 fz अपॉन z माइनस ए dz। C1 क्या है? C1 हमने एक सर्कल कंसीडर किया था जिसका सेंटर है A और रेडियस है रो, ठीक? इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट विल बी z माइनस ए इज इक्वल टू रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, और यू कैन से z की वैल्यू कितनी हो गई? a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो dz कितना हो जाएगा? a इज कांस्टेंट, तो ये कितना होगा? रो आई ई रेज़ टू द पावर आई थीटा डी थीटा, करेक्ट? चलिए अब इस इंटीग्रल में सारी वैल्यूज रख लेते हैं। सबसे पहले लिमिट चेंज करेंगे, चूंकि C1 एक सर्कल है और ये मुझे सर्कल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस कंप्लीट सर्कल को कवर करने के लिए लिमिट क्या होगी? 0 से 2 पाई तक। ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ जैसे आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इस सर्कल को यहाँ से इतना हिस्सा इसका कट करके बाहर निकाल दिया है, ये मैंने एक ऐसे रास्ता कट किया और बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है, मैंने क्या किया कि ये जो एक क्लोज ऐसे रीजन था, मैंने सिंपल उसमें एक कट लगाया और उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि आपको ये दिखाई दे कि इस तरह से दोनों कर्व आपस में कनेक्टेड है, करेक्ट? चलिए तो सबसे पहले लिमिट्स कितनी हो गई? 0 से 2 पाई तक। अब फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। z की वैल्यू कितनी है? a प्लस रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, यानी ये हो जाएगा f इंटू a प्लस रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा। एफ जेड की वैल्यू हो गई अपॉन z माइनस ए। z माइनस ए कितना हो जाएगा? z माइनस ए इज रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा मल्टीप्लाइड बाय dz। व्हाट इज dz? रो आई ई रेज़ टू द पावर आई थीटा डी थीटा। तो ये रो और ई रेज़ टू द पावर आई थीटा यहां से दिख रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है, यानी इंटीग्रल कितना बचा? ये आई बाहर आ गया और इंटीग्रल बचा 0 से 2 पाई तक एफ ऑफ ए प्लस रो ई रेज़ टू द पावर आई थीटा डी थीटा, करेक्ट? अब आप ध्यान दीजिए कि जो हमें ये जो इंटीग्रल निकालना है वो पॉइंट ए जो है उस इस सर्कल को एक्सक्लूड करके नहीं निकालना था, हमें क्या करना है? इस पूरे रीजन को इंक्लूड करना है। यानी वो रीजन कब इंक्लूड होगा? जब ये रो कितना हो जाएगा? 0। जब ये सर्कल एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? श्रिंक, ए पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या मान सकते हैं कि व्हेन रो टेंडिंग टू 0, तब ये जो सर्कल है C1 वो ए पॉइंट पर श्रिंक हो जाएगा, ठीक? तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इंटू 0 टू 2 पाई, और अगर रो को यहाँ 0 रखेंगे तो कितना बचा? सिर्फ एफ ए, करेक्ट? एफ ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बाकी क्या बचा? बाकी 0 टू 2 पाई डी थीटा ओनली, और 1 का इंटीग्रल थीटा जिसकी लिमिट 2 पाई माइनस 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 पाई। यानी जो ये हमारा इंटीग्रल था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आई इंटू एफ ए, ठीक? और इस इंटीग्रल की जैसे ही हमें वैल्यू पता चली, हम इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी जो हमें इंटीग्रल निकालना था वो इंटीग्रल था सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आई इंटू एफ ए। यही हमें प्रूफ करना था, राइट? तो आपको ये समझ आया? दिस इज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। एक छोटी सी बात मुझे इस फॉर्मूले में आपको और समझानी है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूले में जो हमारा
ये जो पॉइंट है, ये z माइनस ए, ये जो फैक्टर है जो इसको क्या कर रहा है, एनालिटिक होने से रोक रहा है ए पॉइंट पर, अगर इस फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा हो, मल्टीप्लिसिटी मतलब जो इसकी पावर है, अगर पावर एक से ज़्यादा हो जाए तो भी ये फॉर्मूला इंक्लूड यूज़ हो सकता है। कैसे, मैं आपको इसको नोट करके बता दे रहा हूँ, आप उसको भी समझ सकते हैं। कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन आ जाए एफ जेड अपॉन z माइनस ए रेस टू द पावर n+1, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपल है, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एफ एन ए। दिस एफ एन ए इज वैल्यू ऑफ एफ जेड at nth differentiation. So I'm taking the different pan here. ठीक, nth डिफरेंशियल निकाल के उसमें z की जगह a सब्सिट्यूट करना। ठीक, यानी अगर मैं मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लिखूं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी इस फैक्टर की 2 हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आई डिवाइडेड बाय जो ये पावर है उससे एक कम फैक्टोरियल होता है, यानी फैक्टोरियल 1 और एफ डैश ए, यानी पहला डिफरेंशियल और उसमें z की जगह a सब्सिट्यूट करना। और एफ जेड क्या है, ध्यान दीजिए, एफ जेड वो बचा हुआ फंक्शन है जो इस फैक्टर के अलावा इस पूरे इंटीग्रल में बच जाता है। ठीक, तो होप आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला समझ में आया होगा, और आने वाली वीडियो में हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले पे एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राइट, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।